हाय, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में एक नए चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। और ये चैप्टर है नीड फॉर असेसमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग्स। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज लेंगे और कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर की डिटेलिंग को हम जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप जान जाएंगे। तो इसलिए स्टे ट्यून टू विद अस और करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन। तो जो ये प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है, इस पूरे मैनुअल का जो मतलब है वो ये है कि आप गुड्स को कैसे प्रोक्योर करेंगे, उसके पीछे क्या क्या कारण होंगे, किन किन चीजों से आप उसको करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड ड्यूरिंग नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट, तो ये नीड असेसमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें जब भी कोई गुड लेनी होगी तो हमें एक नीड होगी। तो आप जनरल एक सेंस समझिए कि एक नीड आपको हो रही है कि आपको लग रहा है कि आपके घर में जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को आप जिस टेबल पे चलाते हैं वो टेबल क्या हो गई है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो आपको एक नीड है कि एक अच्छी डेकोरेटेड और एक एडवांस टाइप की टेबल हो, जिस टेबल में आप कंप्यूटर को लगा सकें, उसमें सारे प्लग्स को लगाने का प्रोविज़न हो, उसके अंदर और भी चीज़ें हो जैसे कि उसके अंदर कुछ लाइट्स हों, ऑटोमेटिक उसमें सारी चीज़ों को लगाने के मेथड्स हों, जिससे आप सीपीयू, मॉनिटर हर चीज़ को एडजस्ट कर पाएँ, लैपटॉप को रख पाएँ और उसी में नीचे ड्रॉर्स होने चाहिए। आप ये सारी आपकी नीड है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नीड को असेस करेंगे। तो नीड असेसमेंट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो नीड को असेस करना होगा हमें। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है जब किसी प्रोक्योरमेंट एंटिटी को प्रोक्योर करना होता है कुछ, तो उससे पहले नीड की असेसमेंट होती है कि हमें जब भी कोई चीज़ लेनी तो उसकी नीड कितनी है, क्या असेसमेंट है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीड। सबसे पहले तो जब भी किसी को नीड होगी तो उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीड में क्या होगा कि वो पूरा बताएगा कि नीड जो है आपको उसमें क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए, किस तरीके से होगा, क्या करना होगा। तो पहला पॉइंट जो है वो डिस्क्रिप्शन नीड, ये नीड असेसमेंट का ही टाइप। दूसरा ये है कि अब आपको नीड तो है, लेकिन उस नीड को सेटिस्फाई कैसे किया जाएगा। जैसे आपने एक टेबल लेने जा रहे हैं, आपको नीड है, तो उसको आप टेबल कैसे ला सकते हैं। तो नीड असेसमेंट के अंदर पहले डिस्क्रिप्शन तो हमने बता दिया कि हमें एक टेबल चाहिए जिसमें यही फीचर्स हो, लेकिन उसका मेथड ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाइंग क्या होगा, किस मेथड से आप लोगे। अब जैसे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल गए हैं, तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं, किसी से उधार लग सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रेंट पर ला सकते हैं। तो ऐसे ये हमारी टेबल खरीदने का एक मेथड हो गया। तो मेथड ऑफ सेटिस्फाइंग यहाँ हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें मेथड ऑफ सेटिस्फाइंग कुछ और होते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो अब हमें समझ में आ चुका है ये दो बातें। चलते हैं तीसरे पे, टाइम शेड्यूल एंड प्लेस। सबसे पहली बात है कि जब आपके पास कोई आपको नीड है, अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर का वर्क जो है वो एग्जाम के लिए कर रहे हैं और उसके बाद में शायद आपको ज़रूरत पड़े ही ना। तो आपका जो टाइम का शेड्यूल है वो आपको पता है कि पहले 2 महीने के लिए या इस टाइम के लिए आपको ये टेबल चाहिए। अगर उसके बाद डिलीवरी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ आपको चाहिए और कोई आपको आपके होम टाउन में डिलीवर कर दे तो प्लेस भी आपको चाहिए। तो इसी तरीके से टाइम एंड शेड्यूल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने टाइम में आपको चाहिए, कब चाहिए, ये सारी चीज़। तीसरा है स्पेसिफिकेशन। उसकी स्पेसिफिकेशन को हमें पूरा फॉर्मुलेट करना होगा कि क्या क्या कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यानी कि ये चारों ही पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, डिसाइड करने होंगे नीड असेसमेंट के दौरान। चारों पॉइंट हमें इंक्लूड करने होंगे। और भी पॉइंट्स होते हैं, आप मैनुअल में पढ़ सकते हैं उन पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स पे आपको याद रखना है कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट। हम यहाँ जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ये क्या है, आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए कि आप जो एक टॉपिक देखते हैं वो टॉपिक को आप किस फॉर्म में और कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन की तरह आप उसको एक क्लैरिटी के साथ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा, जो एग्जाम से पहले हम आपको कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज, आप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं एग्जिस्टिंग, जो हमारी टेस्ट सीरीज के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज की है, उन लोगों के लिए एग्जाम से पहले हम क्या करेंगे,
कुछ स्पेशल मॉक्स प्रिपेयर करके देंगे जिसमें उनको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो, और जो डिफिकल्ट टाइप या किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक एग्जामिनेशन जैसा फील आ जाएगा। तो वो क्या होगा, एग्जाम के टाइम के मॉक्स होंगे, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए आप प्रिपेयर करते रहिए, जितना मटेरियल अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर काम करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, अब ये नेक्स्ट पर हम चलते हैं और नेक्स्ट में हम देखेंगे एक क्वेश्चन। अगेन हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है और वो क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस मेथड टू सेटिस्फाई द नीड। तो नीड सेटिस्फेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट करने के टाइम में जो नीड आएगी उसको सेटिस्फाई करने के क्या है। जैसे अभी मैंने आपको अपने टेबल को परचेज करने के तरीके, उस टेबल को मंगाने के तरीके देखिए। आप रेंट कर सकते हो उसको, उधार ले सकते हो किसी से, ये सारे हो गए। तो वैसे ही क्या हो गया, गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। आप ओन कर सकते हो, लीज कर सकते हो, लीज पर ले सकते हो, ओनिंग यानी कि परचेज कर लिया। आप हायर कर सकते हो, हायरिंग हो सकती है, ठीक है, आउटसोर्सिंग हो सकती है उसकी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा से। ओनिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आपको ऑफिस के लिए स्पेस चाहिए, कुछ स्टेशनरी चाहिए, तो आपने क्या किया, ओन कर लिया, सीधा खरीद लिया। लीजिंग क्या है, मान लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग चाहिए तो आपने लीज पे ले ली, ठीक है। अब हायरिंग में क्या है कि मान लीजिए आपको क्या है, गाड़ियां चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो आपने क्या करा, हायर कर लिया। आउटसोर्सिंग में क्या है, आपके यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, पीएन्स होते थे। अब गवर्नमेंट में पीएन्स नहीं होते, हाउसकीपिंग का जो सारा काम है वो क्या कर दिया जाता है, आउटसोर्सिंग कर दी जाती है। इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं, इसका मतलब ये मेथड ऑफ नीड्स में आते हैं। तो मेथड ऑफ नीड में ये सारे हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफी लेंदी सा है, लेकिन ये आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक डेप्थ में नॉलेज देगा। वो है, व्हाट शुड बी टेकन केयर व्हाइल मेकिंग प्रोक्योरमेंट। जब आप प्रोक्योरमेंट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, बना नहीं रहे, प्रोक्योरमेंट को कर रहे हैं, तो आप किस चीजों की केयर रखनी होगी। तो खरीदते वक्त यानी कि आप प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी होगी। तो पहला पॉइंट है, नॉट टू मेक अननेसेसरी प्रोक्योरमेंट मच इन एडवांस ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट इफ सच प्रोक्योरमेंट इज लाइकली टू बी अनप्रॉफिटेबल टू द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कि आपको जो चाहिए नहीं, वो गवर्नमेंट में जो यूज ही नहीं होना, वो आप उसमें मंगा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का अभी जो चल रहे हैं वो लेटेस्ट जो एक लेवल के कंप्यूटर्स चल रहे हैं, वो हमें चाहिए 50 और हमने मंगा लिए 200। अब 50 ही यूज हो रहे हैं, उनको यूज होने में 5 से 10 साल लगेगी, तब तक क्या हो जाएंगे, बाकी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो वो क्या हो गया, अननेसेसरी प्रोक्योरमेंट हो गया और एडवांस इन टाइम हो गया, उसका कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, हमें प्रोक्योरमेंट के समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर सेल कंजम्पशन और यूसेज लिमिट। अब मान लीजिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसने बता दिया कि आपको ये चीजें इतनी से ज्यादा नहीं लेनी। जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑफिस है, एक सेक्शन है, उस सेक्शन में आपके पास में वो डिफाइन कर देंगे कि आपको इतने इतने अलमीरा हो सकते हैं आपके पास, या फिर आपके पास क्या होगा, इतने स्पेशलाइज्ड मशीनें हो सकती है फोटोकॉपी की या प्रिंटिंग की। तो ऐसे केसेस में अगर वो डिफाइन कर दिया गया तो हमें वो लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो आगे चलते हैं, द अथॉरिटी प्रिपेयरिंग द इंडेंट shall neither package nor divide its procurement or take any other action so as to limit competition among potential bidder or to avoid its obligation under procurement guidelines। अब हमारे पास प्रोक्योरमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें क्या है, उसमें सीधा बोला गया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को, बिडर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने दो तीन चीजों की जो रिक्वायरमेंट है उसको एक साथ कंबाइन कर दिया। अब किसी एक बिडर के पास ऐसा होगा, सारी चीजें अवेलेबल होगी, तो वो क्या करेगा, पैकेज के फॉर्म में आपको दे देगा, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट इसमें हो सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट के टाइम में जब क्या करना होता है, सबसे पहले नीड असेसमेंट कर लिया आपने। नीड असेसमेंट में ही ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। कौन कौन से पॉइंट्स थे जो आपने यहाँ देखे, जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीड, मेथड ऑफ सेटिस्फेक्शन, टाइम शेड्यूल, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन। ऐसे ही एक और चीज आती है, वो है
कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन को अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप मैनुअल में जाके पढ़ सकते हैं, वहां आपको और अब डिटेल मिल जाएगी एक की ये 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद। कॉस्ट एस्टिमेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो कौन से अदर मेथड्स लगाए जा सकते हैं। अब कुछ एक सिंपल मेथड भी होता है कॉस्ट एस्टिमेशन का। वो सिंपल मेथड क्या है कि आपने कोटेशन ले लिए सबसे, और फिर जो कोटेशन सबने दिए फिर उन कोटेशंस का एवरेज कर लिया और उसके बेसिस पे देख लिया। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। लेकिन एक और मेथड है, वो मेथड यहाँ पर देखेंगे वो क्या है। तो बहुत सारे मेथड दिए हैं, जैसे कि है एस्टिमेटेड रेट इन पास्ट इंडेंट ऑफ द सेम गुड। हम क्या करेंगे एस्टिमेशन के लिए, अगर हमें चाहिए, मान लीजिए आपको कॉपियर्स यानी कि जो फोटो कॉपी के पेजेस चाहिए, तो आप देखेंगे पहले किस रेट पे लाते थे, उन इंडेंट से पता चल जाएगा, तो वहां से रेट एस्टिमेशन हो सकता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकेंगे, लास्ट परचेज या सिमिलर परचेज जो होंगी उनकी रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा हमें। साथ में क्या होगा, कॉस्टिंग एनालिसिस कर सकते हैं हम, वेरियस कंपोनेंट को, रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स को देखकर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल कोई दे रहा है आपको, तो आप उसमें देखेंगे उसमें रॉ कंपोनेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं और वो कितना कॉस्ट के हो सकते हैं। रफ असेसमेंट कर सकते हैं असेंबली मशीन्स को। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर आने वाला है, तो आप देखेंगे इसके पार्ट्स में क्या क्या बन सकते हैं, आप उनको देखकर रफ असेसमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपर्ट कॉस्टिंग एजेंसी, अब कुछ कॉस्टिंग एजेंसी भी है, उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और फिर क्या है, as far as last resort, rough assessment from the opportunity cost, not using this item at all। मीन्स क्या है, रफ असेसमेंट हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है लास्ट ऑप्शन है, अगर जब कुछ हो है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट एक अदर मेथड की तरह काम कर सकते हैं। इसका मतलब ए टू एफ जो सारे मेथड हैं वो सारे अदर असेसमेंट का पार्ट हो सकते हैं, तो ये करेक्ट है। तो इतना हुआ सही। अब पहुंचे हम एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो। आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप क्या करें, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशनल ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उनको कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो एक एक करके एक एक पर्टिकुलर पेपर के लिए लाइव की जाएगी। उसमें क्वेश्चंस अपलोडेड किए जा रहे हैं, तो इसलिए अगर कोई ट्राई कर रहा है उसको परचेज करने के लिए या फिर उसके पास है, तो उसे थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना होगा। जल्दी ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आपके पास कंटेंट बहुत होगा, बस आपको क्या करना है, प्रिपेयर करता रहना है। और एग्ज़ाम से पहले भी हम आपको कुछ स्पेशल मॉक्स दे देंगे, जिससे कि आपको रियल एग्जामिनेशन का फील आएगा। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आपको प्रिपेयर करते रहना है। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।